तो ये न्यूमेरिकल हमने कल यहाँ पर कर लिया था, इसको मैंने वापस से ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना इस न्यूमेरिकल को। यार ये क्लिक हो रही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो कल हमने इस न्यूमेरिकल में देखो, जैसे कि मैंने बताया था, कॉलम का कोई भी न्यूमेरिकल होगा। पहली बात तो हम स्टील का कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं, कंप्रेशन मेंबर पढ़ रहे हैं। कंप्रेशन मेंबर के भी हम कॉलम्स पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कॉलम, एक टिपिकल कॉलम आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में। देखो क्या होता है, सिंपल आई सेक्शन कॉलम देकर रखा हुआ होता है, आई सेक्शन, तो उसको सॉल्व करने में ज्यादा मुश्किलें नहीं आती हैं। और मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कैसे सबसे पहले आप स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड करोगे। स्लेंडरनेस रेशियो के बाद हम सेकंड स्टेप क्या फाइंड करते हैं, कॉलम का डिजाइन स्ट्रेस फाइंड करते हैं। ठीक है, डिजाइन स्ट्रेस में हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ता है, डिजाइन स्ट्रेस में हमें भैया फाइव फाइंड करना पड़ता है, हमें इम्परफेक्शन फैक्टर फाइंड करना पड़ता है, और इन दोनों की मदद से, और तीसरा इसमें स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड करना पड़ता है। तो इन तीनों की मदद से हम डिजाइन स्ट्रेस फाइंड कर लेते हैं, और डिजाइन स्ट्रेस को फाइंड करने के बाद हम अपना डिजाइन लोड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बहुत इजी सा स्टेप होता है। बट अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो, तो इस फाई को सॉल्व करने में, इस इम्परफेक्शन फैक्टर को सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो ये थोड़ा टफ मेथड माना जाता है, और इस टफ मेथड को हमने पहले ही कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप कॉलम का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोगों ने जो इसका प्रीवियस लेक्चर था, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये वाला न्यूमेरिकल स्टार्ट कराया था, और उसमें हमें 1 घंटे से ज्यादा टाइम लग गया था, तो वाले न्यूमेरिकल को मैंने वहां पर छोड़ दिया था। तो इसी न्यूमेरिकल को अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में साफ सुथरी बात है, हमें कहीं ना कहीं कॉलम का न्यूमेरिकल है, तो हमें सबसे पहले क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, स्लेंडरनेस रेशियो डिटरमाइन करना पड़ेगा। स्लेंडरनेस का फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ जाइलेशन। देखो रेडियस ऑफ जाइलेशन दो डायरेक्शन में आ सकती है, या तो आर जेड जेड में आ सकती है, या आर वाई वाई में आ सकती है। मैं आपको 150 बार बोल चुका हूं कि ये एक्सिस मैंने जेड जेड बनाई हुई है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको एक्स एक्स भी बना लो, कोई इश्यू नहीं है। तो आर जेड जेड और आपका आर एक्सिस दोनों सेम कहानी है। कहने का मतलब ये है, अगर मैंने यहाँ पर जेड जेड इसको देखो, वाई तो इजिली है, वर्टिकल हम जो भी एक्सिस बनाते हैं वो वाई वाई होती है, नो डाउट। बट अगर आपको दिखा कि सर बुक में तो हमें एक्स एक्स लिखा था, तो यार ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जेड जेड मानूं या एक्स एक्स मानूं, ये मेरी चॉइस है। ठीक है, तो कहीं पर जेड जेड लिखा हुआ मिले हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या एक्स एक्स लिखे, तो दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड करने के लिए हमें इफेक्टिव लेंथ चाहिए होती है, जो कि क्वेश्चन में गिवन थी, और रेडियस ऑफ जाइलेशन चाहिए होती है। अब रेडियस ऑफ जाइलेशन, चलो एक्स एक्स को तो मैं गैप कर देता हूं, हमने जेड जेड ले रखा है। ठीक है, अब आपको अगर रेडियस ऑफ जाइलेशन चाहिए होती है, तो रेडियस ऑफ जाइलेशन आप इन दोनों में से हमेशा कौन सी लेते हो, मिनिमम। रेडियस ऑफ जाइलेशन हम हमेशा कौन सी लेते हैं, मिनिमम। अब मिनिमम फाइंड करने के लिए रेडियस ऑफ जाइलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आई अपॉन ए। हमें रेडियस ऑफ जाइलेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आई अपॉन ए। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए होता है एरिया। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि स्लेंडरनेस रेशियो में हमेशा यहाँ पर आर मिनिमम रखी जाती है, उसका रीजन मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जमाने से लेके अभी तक बता रहा हूं कि क्यों आर मिनिमम की जाती है। ये एक्चुअली मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको कि क्यों यहाँ पर आर मिनिमम लिया जाती है, आर मैक्सिमम क्यों नहीं जाती है, बहुत बार एक्सप्लेन करते हैं, तो बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा हर चीज जगह। ठीक है, तो आर आपके पास फॉर्मूला आ गया आई अपॉन ए। तो होगा क्या भैया, इस कंपाउंड, अब आप बोलोगे सर कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब ये है, देखो सिंगल एक आई सेक्शन तो दे नहीं रखा, या सिंगल एक चैनल सेक्शन तो दे नहीं रखा, इसमें आपके दो चैनल सेक्शन देके रखे हुए हैं, फिर ऊपर से एक प्लेट लगाई हुई है। दैट मींस एक सिमिलर टाइप के सेक्शन के अलावा भी इसमें एडिशनल कुछ मेंबर्स या मेंबर्स को, सेक्शंस को ऐड करा गया, मेंबर तो नहीं बोलूंगा, सेक्शन को ऐड करा गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेक्शन। तो होता क्या है, अगर एक सिंगल पर्टिकुलर आई सेक्शन आपको देके रखा हुआ था या चैनल सेक्शन देके रखा होता, तो हम इंडियन स्टैंडर्ड 808 में से उसकी सारी वैल्यूज ले लेते हैं। बट हमारे पास ये एक स्पेसिफिक केस नहीं था, एक पर्टिकुलर सेक्शन नहीं था, लाइक आई सेक्शन, एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, सिंगल सा केस नहीं लिखा। इस केस में दो चैनल सेक्शन है, एक प्लेट देकर की, तो हमें इसका सब कुछ डिटरमाइन करना पड़ता है। इन केस अगर ये आई सेक्शन ही होता जो हमने फर्स्ट नंबर का न्यूमेरिकल करा था, तो आप इंडियन स्टैंडर्ड 808 में से इसकी ये सारी वैल्यू उठा सकते हो। अब देखो मैंने आपसे कहा था आपके पास दो एक्सिस है, एक है जेड जेड एक्सिस, एक है वाई वाई एक्सिस। तो
होता क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड 808, अगर मान लो आपको इन केस रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करनी होती, हमको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं भैया, एक बार लेते हैं आई जेड जेड, एक बार लेते हैं आई वाई वाई, और इंडियन स्टैंडर्ड दोनों में ये आई जेड जेड और आई वाई वाई की वैल्यू डायरेक्ट गिवन होती है। क्या होती है जी, डायरेक्ट गिवन होती है। तो हमें इतनी लेंथी, जिसमें हमें 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया, हमें इतनी लेंथी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। बट बदकिस्मती से हमारे पास एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है, 2 से 3 सेक्शन इसमें इंक्लूड करे हुए, तो हमारी मजबूरी होती है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना पड़ता है। और इसके प्रीवियस लेक्चर में हम ओनली आई जेड जेड तक पहुंच पाए थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया हमें आर मिनिमम फाइंड करनी है, तो अब क्या होगा, पहले मैंने आई जेड, देखो रेडियस आर का था, रेडियस ये सेम ही है, आर कैपिटल आर लिख लो इसको, रेडियस ऑफ गायरेशन ही होती है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के भैया एक तो आपको एक बार पुट करना पड़ेगा आई जेड जेड, तो आई जेड जेड तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो चलो एक काम करते हैं, हम रेडियस ऑफ गायरेशन इन जेड जेड डायरेक्शन फाइंड कर ही लेते हैं। जैसा कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हम आई जेड जेड फाइंड कर चुके थे, तो देखो 5169.5 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय एरिया। अब ये एरिया क्या है, जो हमने टोटल सेक्शन का एरिया फाइंड करा था, हमने इस चैनल सेक्शन का एरिया, हमने इस चैनल सेक्शन का एरिया, हमने इस प्लेट का एरिया, इन तीनों सेक्शन का एरिया ऐड करा था, और ऐड करने के बाद हमारे पास एरिया आया था 20760 mm स्क्वायर। तो यहां पर हम पूरे सेक्शन का एरिया लिखेंगे 20760 का mm स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम रेडियस ऑफ गायरेशन इन जेड डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो कैलकुलेटर का हमारा, तो ठीक है काम करते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन इन जेड डायरेक्शन देख लेते हैं क्या रहा है, 51690.5 डिवाइडेड बाय 20760 इज इक्वल्स टू अंडर रूट मारो इसका और मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से, तो आपका आ गया 157। आर जेड जेड आपके पास आ रहा है 157.79 mm, क्योंकि सारी वैल्यूज हमने क्या रखी थी, mm में रखी थी, ठीक है। अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि स्लेंडरनेस रेशियो में यहां पर हम पर्टिकुलर z या y की वैल्यू नहीं रखते, हम दोनों एक्सिस में रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करेंगे, और जो दोनों में से मिनिमम होगा वो इस जगह हम सॉल्व कर लेंगे। तो अभी ओनली एंड ओनली आपने आई जेड जेड कैलकुलेट करा था, मैं लिख देता हूं इस जगह, आई जेड जेड आपके पास आया था 51690.5 इंटू 10 की पावर 4। अब हम एक काम करते हैं, हमने आई जेड जेड लिख दिया, और आई जेड जेड का यूज करके व्हाट इज आई जेड जेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन जेड जेड एक्सिस, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन जेड एक्सिस, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एक्स एक्सिस। मैं आपको 150 बार बता चुका हूं, जेड और एक्स का कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और इस आई जेड जेड की हेल्प से मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट कर ली इन जेड डायरेक्शन, जो कि कितनी है, रेडियस ऑफ जेड डायरेक्शन कितनी। मैं आपको फिर एक चीज बता रहा हूं, अगर ये सिंपल सा एक आई सेक्शन होता तो आई जेड जेड की वैल्यू भी आपको इंडियन स्टैंडर्ड कोड से मिलती, और रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू भी इंडियन स्टैंडर्ड कोड से मिलती। कहने का मतलब ये है, अगर एक शेप आपको मिल गई, एंगल सेक्शन आपको मिल गया, चैनल सेक्शन आपको मिल गया, आई सेक्शन आपको मिल गया, तो इनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी आईएस कोड में होती है, इनकी रेडियस ऑफ गायरेशन भी आईएस कोड में होती है। बट ये एक स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था, ये जोड़ तोड़ मोड़ करके बनाया गया सेक्शन था, तो हमारी मजबूरी हो गई कि हमें इसका पूरा का पूरा कैलकुलेट करना पड़ा, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, गलती ना हो जाए। तो 51690.5 डिवाइडेड बाय 20760, ठीक है, अंडर रूट मारा इसका, मल्टीप्लाई बाय 100 करा, तो 157.79, मतलब मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन बिल्कुल सही है, 157.79 mm। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, हड़बड़ी करनी ठीक नहीं है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, मैं देख लेता हूं उसको, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड करोगे, तो स्लेंडरनेस रेशियो में आर मिनिमम करेंगे। अब देखो हमने आर जेड जेड फाइंड कर लिया, अब हम इसको मैं पूरा मिटा रहा हूं, अब हम फाइंड करेंगे आई वाई वाई। अभी तक हमने आई वाई वाई कैलकुलेट नहीं करा है, सो वी विल डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, यहां से लेकर आगे की डिस्टेंस कितनी थी, 300
ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर ये 300 है तो यहां से लेकर आगे की डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 150। सही बात है, 300 का आधा 150, ठीक है। बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, आई वाई वाई कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, आई वाई वाई कैलकुलेट कर रहा हूं। तो अगर मैं आई वाई वाई कैलकुलेट करूं तो इस सेक्शन में, इस कंपाउंड सेक्शन में 3 सेक्शंस है, एक चैनल सेक्शन, 2 चैनल सेक्शन, तीसरी प्लेट, तीसरी प्लेट। अब एक चीज ध्यान से देखना, आपको नहीं लगता ये डेप्थ कितनी थी हमारे पास, शायद 16 mm है ना, ये थी, इधर लिख देते हैं, ये डेप्थ कितनी थी आपके पास 16 mm, ठीक है जी। और ये टोटल ये 300 था, तो ये फ्लेंज की विड्थ कितनी आई थी यहां पर, देखो 100 यहां पर थी, 100 यहां पर थी, तो 100 प्लस 300, देखो ये 100 हो गया, 100 प्लस 300 400 हो गया, 400 प्लस 100 500 हो गया। तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ थी वो थी 500 mm। ध्यान से देखते हैं ना, ये कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी चीज है, आपको दिख रहा है ना, ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूं ना इसको, मैं देखो चेक कर लेता हूं, नहीं यार परफेक्ट दिख रहा है, थोड़ा सा मैं एक सेट करता हूं बोर्ड को, ठीक है आप सही है ना, बोर्ड थोड़ा ऊपर हो गया था, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो आपको एक बात तो पता है, कल भी मैंने आपसे एक बात डिस्कस करी थी कि ये सेक्शन वाई वाई एक्सिस पर सिमेट्रिकल था, आपको ध्यान होनी चाहिए बात ये, देखो न्यूमेरिकल 1 घंटे से ज्यादा टाइम लग रहा है तो आपको सारे ये ध्यान होना चाहिए, ये सेक्शन वाई वाई एक्सिस पर सिमेट्रिकल था या नहीं था, बिल्कुल था। अगर ये सेक्शन वाई वाई एक्सिस पर सिमेट्रिकल था, इस कारण ये वाई वाई एक्सिस कहां से निकली थी, सेक्शन के सेंटर से निकली थी। अगर ये सेक्शन के सेंटर से निकली है तो आपको नहीं लगता कि ये जो ऊपर वाली प्लेट है ये वाई वाई एक्सिस इसके भी सेंटर से निकली होगी, बिल्कुल निकली होगी। जैसे कि ये 150 है, ये देखो ये 300 था तो ये 150 और ये भी कितना हो गया 150। तो अगर ये सेंटर से, तो देखो, और यहां पर ये कितना, यहां से लेकर आते की डिस्टेंस कितनी है 250, और यहां से लेकर आते की डिस्टेंस कितनी 250, तो ये प्लेट यहां से लेकर आते की डिस्टेंस कितनी है 250, यहां से लेकर आते की डिस्टेंस कितनी है 250। तो मैं ये मैं कह सकता हूं कि ये जो वाई वाई एक्सिस है ये प्लेट के सेंट्रोइड से निकल रही है, और प्लेट के सेंट्रोइड से, अगर ये वाई वाई एक्सिस प्लेट के सेंट्रोइड से निकल रही है, अगर ये वाई वाई एक्सिस प्लेट के सेंट्रोइड से निकल रही है, यहां तो सुनना मेरी बात, अगर ये वाई वाई एक्सिस प्लेट के सेंट्रोइड से निकल रही है तो आप देखो ये प्लेट है, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका D। अगर इस सेंट्रोइड से कोई एक्सिस पास होती है IZZ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है BD³/12, और अगर कोई वाई वाई एक्सिस इसके सेंट्रोइड से पास होती है तो क्या होता है DV³/12, है ना, सिंपल सी चीज है। तो आपको लगता है ये प्लेट, ये जो वाई वाई एक्सिस है इसके सेंट्रोइड से पास हो रही है, तो हम लिखेंगे I/Y/1 फॉर प्लेट प्लस I/Y/2 फॉर चैनल सेक्शन। और कितने चैनल सेक्शन है, 2 चैनल सेक्शन है, तो दोनों को हम एक साथ कंसीडर कर लेंगे। देखो ध्यान से देखते हैं ना मेरी बात, वरना कंफ्यूज होगे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो I/Y अगर मुझे प्लेट का फाइंड करना है तो ये एक्सिस तो पूरी प्लेट से पार हो रही है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ये वाई वाई एक्सिस प्लेट के सेंट्रोइड से पास हो रही है, और प्लेट के वाई वाई एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है dV³/12। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, I/Y फॉर प्लेट लिख रहा हूं मैं, D कितना है इसका 16 mm, 16, B कितना है इसका 500 mm, dV³/12, कुछ भी नहीं ना, D डेप्थ, B विड्थ, dV³/12। ये हमने ओनली अभी प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है, प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान से देखना, प्लस अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं चैनल सेक्शन के लिए। भैया ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये रहा सेंट्रोइड, जो एक्सिस सेंट्रोइड से पार हो रही थी, मैंने रेक्टेंगुलर सेक्शन के भी जो प्लेट सेक्शन था उसी जगह पर फाइंड करा है। बट क्या ये जो आपकी वाई वाई एक्सिस है, बट क्या ये जो आपकी वाई वाई एक्सिस है ये चैनल से भी पार हो रही है, ये चैनल से भी पार हो रही है, नहीं हो रही। क्या ये चैनल से भी पार हो रही है, नहीं हो रही, नहीं हो रही। और इस केस में अब ध्यान से देखना, इधर तक क्या लिखा हुआ है 24.2। अब इसकी कहानी में आपको बताता हूं 24.2 क्या होता है, ध्यान से देखना। ये आपका चैनल सेक्शन है ना, ये आपका चैनल सेक्शन है, ठीक है भैया। तो यहां से लेके इस एक्सिस का जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस होता है ये होता है CY,
और इस क्वेश्चन में कितना देकर रखा हुआ है आपका 24.2। समझ गए? इस एक्सिस से लेके इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है आपकी 24.2। ओनली फॉर ISMC 400। अलग अलग चैनल सेक्शंस की ये वैल्यू अलग अलग होगी। देखा, ध्यान से देखना। तो अगर मैं आपसे पूछूं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलती है, भैया हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस पर फाइंड करना है और इसकी सेंट्रोइडल जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की कितनी है, देखो यहां से लेके यहां तक कितनी है 24.2। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो H बनेगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी है और इस बॉडी के सेंट्रोइड से किसी दूरी पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, और क्या होता है आपको पता है, ये जैसे समझ रहे हो ना, जैसे मान लो ये IYY है और यहाँ पर आपको IG कैलकुलेट करना है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलती है कि अगर आपको इस एक्सिस पर, मुझे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस पर फाइंड करना है ना भैया, मुझे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस पर फाइंड करना है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलती है कि इस सेक्शन के सेंट्रोइड पर, अब ध्यान से देखना, इस सेक्शन के सेंट्रोइड पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अब ध्यान से देखना, मैं बहुत टिपिकल कैलकुलेशन कर रहा हूं, प्लस पहली बात तो कितने चैनल सेक्शन है भैया, 2 चैनल सेक्शन है। मैं प्लस को थोड़ा इसको मिटा देते हैं ना, 16 थोड़ा नीचे 16 इंटू इधर लिख रहा हूं 16 इंटू 500 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस, अब चैनल कितना आपके पास 2 चैनल सेक्शन है। देखो आपको इस YY एक्सिस पर ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ये YY एक्सिस इस रेक्टेंगल इस प्लेट के सेंटर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जा रही थी, तो हमने डायरेक्ट dV/12 फॉर्मूला यूज कर लिया। बट क्या ये YY एक्सिस इन चैनल सेक्शन के सेंट्रोइड से भी पास हो रही है? नहीं हो रही जी, नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, इसके सेंट्रोइड से लेके यहां तक की डिस्टेंस मेरी बनेगी h, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस बनेगी मेरी h, और यही उससे देख रखा हुआ है कि इस सेंट्रोइड से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 24.2। अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं ये 24.2 है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 150 है, क्योंकि टोटल 300 था, तो यहां से लेके, ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है 24.2 और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है 150। तो अगर मैं आपसे पूछूं h कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर h हो जाएगा 24.2 प्लस 150। सिंपल है, बहुत इजी है। तो h हो जाएगा आपको 24.2 से लेके 150। अब ध्यान से देखना, तो 2 टाइम्स ऑफ, सबसे पहली बात क्या थ्योरम होती है, क्या बोलती है थ्योरम ऑफ एक्सिस IYY प्लस AH स्क्वायर। ठीक है, IYY कितना देके रखा है, इधर देखो नीचे 508, IYY सेक्शन का, चैनल सेक्शन का IYY देके रखा हुआ है, तो 508 इंटू 10 की पावर 4। 2 चैनल सेक्शन है, इसलिए मैंने 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर लिया, मैं ओनली एक चैनल के लिए फाइंड कर रहा हूं। देखो बहुत टिपिकल न्यूमेरिकल है, और मुझे लगता है कि अभी तक का आपको सबसे टफेस्ट न्यूमेरिकल लगा होगा। मुझे ये फील हो रहा है कि अभी तक का ये आपको सबसे टफेस्ट न्यूमेरिकल लगा होगा। जितने भी स्टील स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ी है, मैं ये बोल सकता हूं कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल आपके सामने मैंने अभी तक ये रखा है। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने नहीं रखा है, इतना मैं श्योर बोल रहा हूं आपसे। ठीक है, तो आई जी देखना ध्यान से, IYY प्लस AH स्क्वायर, ये एक चैनल सेक्शन की वैल्यू दे रखी है, मेरे पास 2 चैनल सेक्शन है, मैंने बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक चैनल से, इस चैनल सेक्शन का सेंट्रोइड से IYY, कहने का मतलब था अगर ये एक चैनल सेक्शन है तो इसके सेंट्रोइड से जो एक्सिस पास हो रही है उसका IYY कितना दे रखा है, 508 सेंटीमीटर की पावर 4। बट मुझे यहां पर ना फाइंड करके एक ऐसी एक्सिस पर फाइंड करना है जो कि इससे 24.2 प्लस 150 डिस्टेंस पर दूर है। तो देखो समझ में आ गया, IYY 508। मैं एक चीज बता रहा हूं, जो लोग इसको डायरेक्ट देख रहे हैं ना, भूल जाओ, सील स्ट्रक्चर्स है, हवा भी लगती है इसमें। अगर आप हल्का सा भी एक स्टेप भी, मैंने आपसे कल एक चीज बोली थी, आपको याद है कि इस न्यूमेरिकल में अगर आपका 1 या 2 सेकंड भी ध्यान भटका तो ये न्यूमेरिकल जाएगा। मान तो ही नहीं मानते मेरी बात कि इस न्यूमेरिकल में अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान भटक गया होगा तो ये न्यूमेरिकल आपके गायब हो गया। और मैं बोलता हूं कि बहुत कम लोगों के न्यूमेरिकल समझ में आएगा, उसमें आप मुझे ब्लेम नहीं करोगे, ये भी मेरा दिल जानता है, आप मुझे ब्लेम नहीं करोगे कि सर आप मुझे नहीं पढ़ाया, आप खुद बोलोगे कि मैं ढंग से नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि आपको पता है एक एक छोटे से छोटा स्टेप मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, इसका एक भी स्टेप मैंने स्किप नहीं करा है, एक भी छोटा सा भी स्टेप मैंने स्किप नहीं करा है। और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में आपको 1000 बार बता चुका, फिर भी बार बार बना के ड्रॉ करता हूं। मेरा पूरा हक है कि मैं इसको डायरेक्ट यूज कर लूं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को मैं फिर भी नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आपको समझ में आए। तो ठीक है, इस चैनल सेक्शन का जो सेंट्रोइड है उससे जो YY एक्सिस पार हो रही है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो IS 808 में देख रखा है, किसका? ओनली एक चैनल सेक्शन का। बट हमारी जो कंपाउंड सेक्शन का
सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भैया इतनी दूरी पर है। ये दूरी क्या है 24.2 से लेके 150, तो ये बन गया हमारा h, ये डिस्टेंस बन गई हमारी h। तो देखो हमने 508 इंटू 10 की पावर 4, 508 इंटू 10 की पावर 4 हमने लिख दी, प्लस एरिया कितना था, एक चैनल सेक्शन का एरिया कितना था वो मैंने मिटा दिया यार, एक चैनल सेक्शन मेरे को देखना पड़ेगा वो, ऐसे वेट करो, मैंने एरिया मिटा दिया, मैं देख के बताता हूं आपको। ठीक है, एक चैनल सेक्शन का एरिया था आपके पास 63.8, एक चैनल का एरिया था आपके पास 63.8 सेंटीमीटर की पावर स्क्वायर। यार इंक कहां से निकल गई, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखना, आप बोलोगे सर आपने ये वाला एरिया क्यों नहीं रखा, भैया ये टोटल का एरिया है। अगर आप बोलोगे सर आपने ये, यार इंक निकल गई, अगर आप बोलोगे सर ये आपने टोटल का एरिया क्यों यूज नहीं करा है यहाँ पर, आपको तो यार एरिया यूज करना चाहिए था। भैया ये एरिया टोटल सेक्शन का है, हमने जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फाइंड करते हैं तो हम लोग सेक्शंस को तोड़ देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये तो इसका 1 का 2 का 3 का टोटल एरिया है, और मैं अभी प्लेट की कैलकुलेशन तो मैं ले चुका हूं ना यार, एक सेकंड, मैं यहां पर आपकी प्लेट की कैलकुलेशन तो ले चुका हूं ना भाई, ये ना प्लेट का डीवी क्यूब अपॉन 12, प्लेट का डीवी क्यूब अपॉन 12 ले लिया, तो ये एरिया मैं क्यों यूज करूंगा, ये एरिया मैं क्यों यूज करूंगा, मैं तो नहीं यूज करूंगा, मैं ओनली इस जगह चैनल का एरिया यूज करूंगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन लिख रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ओनली फॉर चैनल सेक्शन यूज कर रहा हूं, जिसमें भी जो अंदर की इक्वेशन है वो ओनली एक चैनल की, मैंने बाहर 2 कर रखा है क्योंकि 2 सिमेट्रिकल चैनल्स थे, ध्यान से देखना, प्लस एक चैनल का एरिया था 63.8, तो 63.8 इंटू 10 की पावर 2, ये एक चैनल का एरिया था आपका। ठीक है, एक चैनल का एरिया था, तो आई वाई वाई हमने डायरेक्ट आंसर उठा लिया, 508 सेंटीमीटर में था इसलिए मैंने इसको एमएम में कर दिया। क्यों करा एमएम में, क्योंकि पहले वाली वैल्यूज मैंने सारी एमएम में ली, देखो 16 एमएम 500 एमएम, तो ये वैल्यू मैंने एमएम में ली थी, तो सारी वैल्यूज में एमएम में लेता हुआ चलूंगा। तो ध्यान से देखना 508 सेंटीमीटर के बाद 4 आ गया आपके पास। ठीक है, 508 के बाद हमने क्या करा, देख रहा है ना नीचे से, ठीक है, 508 हमने क्या करा, पुट कर दिया। अब एरिया एक चैनल सेक्शन का कितना 63.8, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो अगर मुझे इसको एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मैंने 10 की 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब h की बात आई, भैया h देखो इधर कितना है, h क्या होता है, इसके सेंटर से लेके जो हमारी मेन एक्सिस है यहां से लेके आते डिस्टेंस, तो 24.2 यार देखो यार, 24.2 प्लस, यार एक्चुअली मैं कंफ्यूज हुआ 24 देखो, अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, अगर मैं आईएस कोड से चलूं ना, तो आईएस कोड में तो यार ये आपका 2.42 ही देके रखा हुआ है, वो भी एमएम में, और जब मैं बुक की बात करता हूं तो ये आपका 24.2। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, आप समझो मेरी बात, मैं आपसे बता रहा हूं कि जब मैं आईएस कोड से देख रहा हूं ना, तो ये आपका 24.2 ये है फ्रॉम बुक, इस सी वाई वाई की वैल्यू वो भी एमएम में, दोनों एमएम में। अगर मैं बुक याद करता हूं तो सी वाई वाई दे रखा आपको 24.2, और अगर मैं आईएस कोड याद करता हूं तो 2.42, तो ये दोनों बड़ा कंफ्यूजन वाला केस है। तो हमें काम करते हैं, हम अपना आईएस कोड वाला ही उठा लें, आईएस कोड वाले उठा लें क्या 2.42, तो हमें काम करता है इसको 24.2 ना करके हम इसको 2.42 ही कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, हम इसको 2.42 ही कर रहे हैं, क्योंकि यार आईएस कोड बुक से ज्यादा सही है ना। तो क्योंकि देखो जो बुक में सी वाई की वैल्यू दे रखी है वो भी आपकी एमएम में, और जो आईएस कोड में दे रखी है वो भी एमएम में, डिफरेंस ये है आईएस कोड में 2.42 दे रखी है और बुक में ये आपकी 24.2 दे रखी है। तो मैं बुक वाली वैल्यू को गलत रख रहा हूं, आईएस कोड की वैल्यू सही रखूंगा, तो मेरा एच हो जाएगा 150 प्लस 2, तो दैट मींस जो होगा देखा जाएगा फिर 150 सॉरी 152 152.42 का स्क्वायर जो होगा देखा जाएगा जी। हम तो वैसे बुक से अलग चलते हैं, हम बुक से नहीं डरते, बुक में कैलकुलेशन गलत है तो गलत है, हम नहीं चलेंगे। मैं एक बार लास्ट टाइम लेता हूं, क्या ये इन्होंने एमएम में दे रखा है, हाँ ये इन्होंने इसको एमएम में देख रखा है, बट मैं इसको यार एमएम में नहीं ले सकता क्योंकि यार आईएस कोड गलत नहीं होगा, बुक गलत हो सकती है। आप समझ रहे हो ना, जो ये सी वाई मैंने आपको बताया ना, देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये आईएस कोड में तो लिखी हुई 2.42, बुक में लिखी हुई 24.2, तो मैं बुक की वैल्यू गलत कर रहा हूं यार, ये 2.42 ही हम कंसीडर करेंगे, है ना। आपको समझ में आ गई होगी चीज, ये मैंने चीजें लिख दी आपके सामने, ठीक है।
तो ये रही आपके सामने कैलकुलेशन, और इस कैलकुलेशन को अब हम करेंगे पूरा सॉल्व। तो ये मैं मिटा देता हूं, ये मेरा किसी काम का नहीं है, ठीक है। और यहां से आपके पास निकल कर आएगा, और यहां से आपके पास निकल कर आएगा आई वाई वाई। फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमने आई जेड जेड कैलकुलेट करके रेडियस ऑफ जाइलेशन इन जेड डायरेक्शन निकाला था, उसी तरीके से हम आई वाई वाई कैलकुलेट करके रेडियस ऑफ जाइलेशन इन वाई डायरेक्शन निकालेंगे। और दोनों में से जो भी कम निकल कर आएगा, और दोनों में से जो भी कम निकल कर आएगा, दोनों में से जो भी कम निकल कर आएगा उसको हम स्लैंडरनेस रेशियो में पुट कर देंगे। तो आई वाई हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार कितना आ रहा है, कैलकुलेटर आ गया, देख लेते हैं इसको। 500 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 16, 166, 1 2 3 4, अरे यार 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 4 5 6 7 8.7। क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। 500 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 12, तो 1 2 3 3 6 3 3 6 2 8, ठीक है। ये आ रहा है +2, ब्रैकेट की वैल्यू अंदर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या आ रही है, बड़ी टिपिकल वैल्यू है, कोई बात नहीं। हम इसको देखते हैं क्या आ रहा है, ये 152.42 का स्क्वायर, 152.42 का स्क्वायर है ना, इंटू 63.8, तो ये आपका बड़ा टिपिकल सी है। तो यार आपका 508 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 1482192.438 इंटू 10 की पावर 2 है ना। देखो टिपिकल। यार आप एक चीज सोचो, ये कैलकुलेशन, अच्छा एक चीज बताओ, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अभी तो मैं समझा रहा हूं, तो ये न्यूमेरिकल मेरे को 1.5 घंटे का पड़ जाएगा। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, तो ये न्यूमेरिकल मुझे 1.5 घंटे का पड़ जाएगा, है ना। न्यूमेरिकल मुझे 1.5 घंटे का पड़ रहा है। आपको लगता है आप एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आया तो आप इसको कितनी देर में कर लोगे? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आया तो आप इस न्यूमेरिकल को, यार आपको 35 से 40 मिनट मेरे को लगता है लग जाएगा। 30 मिनट तो इस न्यूमेरिकल में आपको 100% लगने वाला है। ये बहुत टिपिकल न्यूमेरिकल है यार। ये आईईएस के कन्वेंशन के लिए भी बहुत सुटेबल न्यूमेरिकल है। आईईएस के कन्वेंशन में ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं, ध्यान रखना। इजी न्यूमेरिकल नहीं आते। आपको पता है कि अगर ये एक पॉइंट मैंने गलती से भी ऐड कर दिया ना, तो पूरा न्यूमेरिकल चेंज हो जाएगा। आपको देखो कितनी लेंथी कैलकुलेशंस है, और उसके बावजूद हमको आंसर सही लेके आना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, लेके आते हैं। बट इस कैलकुलेशन को एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं, तो 63.8, अरे यार 152.42 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 63.8 है ना, तो 1482192.4। अब ये काम करते हैं, 10 की पावर 4 कर देते हैं। 10 की पावर 4 करने से ये 2 पॉइंट में आगे खिसका दूंगा, है ना, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, देखते हैं क्या आया। बड़ा लेंथी क्वेश्चन, कोई बात नहीं। तो ये आपके पास आ रहा है, अभी मैं इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेता हूं बस। 14821.92 प्लस 508 इज इक्वल टू इतना मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू यार आपका 30659.84 इंटू 10 की पावर 4। ये पूरा सॉल्व कर लिया। यार मेरे को लगता है मेरे से इसमें गलती हो गई होगी, बहुत बड़ी कैलकुलेशन देना है, बट कोई बात नहीं, चलो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा यार, है ना। बाकी बात बाद में देखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, देख लेते हैं। फिर पेपर क्रॉस चेक कर लेते हैं यार, है ना। 14821.92 प्लस 508, यार आप ले रहा है, इंटू 2 कर दो इसको, तो 30659.84, ठीक है। और ये था आपका 166666666 1 2 3 4 5 6 7 8.7, ठीक है। कर देते हैं इसको। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 1 2 3 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 16123 तो हम इसको लिख सकते हैं 1666.67 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 30659.84 इंटू 10 की पावर 4, और आपका आई वाई वाई फाइनली आएगा, ये तो मैं क्रॉस चेक करूंगा, प्लस 1 1 2 3 4.67 इज इक्वल टू 4732.51 mm की पावर 4।
सॉरी इंटू 10 की पावर 4 mm की पावर 4। ये आपका अब आई वाई वाई आ चुका है। मैं एक बार इसको क्रॉस चेक करूंगा, अगर जरा सा भी गलत हो गया होगा। अब देखो ये वैसे इस जगह हमारा बुक से अलग आएगा। क्यों बुक से अलग आएगा? क्योंकि बुक ने ये सी वाई वाई आपका 24.2 लिया है और ये जो यहां से लेकर डिस्टेंस है मैंने लिए 2.42। तो बुक ने यहां पर 24 लिया है, मैंने यहां पर 2.42 लिया है, तो ऑब्वियसली जमीन आसमान का डिफरेंस आने वाला है। तो बुक का तो बहुत आगे आ रहा है, ये उसका 5 समथिंग आ रहा है ना, मतलब 50,000 समथिंग करके आ रहा है, हमारा 47,000 आ रहा है, आएगा क्योंकि बुक ने सी वाई वाई 24.2 लिया है और हमने सी वाई वाई 2.42 लिया है। हम आईएस कोड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आईएस कोड के ऊपर कोई नहीं है, कोई बुक आईएस कोड के ऊपर नहीं है, तो हमने आईएस कोड को इज्जत दी है और ये सी वाई वाई हमने आईएस कोड से लिया। तो बुक इस जगह हमसे चेंज हो चुकी है, बुक हमसे डिफरेंट जा चुकी है और हम बुक से अलग चल रहे हैं। और बुक से हम अगर अलग एक बार नहीं गए, हजारों बार गए, तो इस बार भी जाएंगे। और जो वो बुक फॉलो कर रहा है तो उस बुक में उसको करेक्शन डाल देना और बुक के ऑथर को बता देना कि आपने इस जगह शायद गलती कर रही है, क्योंकि आईएस कोड में तो ये 2.42 दे रखा है, तो बुक वाला भी आपको बोलेगा थैंक यू। ठीक है, आगे ये बात करते हैं। तो आई वाई वाई इक्वल्स टू 47326 पॉइंट इतना। अब हम उससे क्रॉस चेक नहीं कर सकते, पर ठीक है। अब मैं फाइंड कर रहा हूं आर वाई वाई व्हिच इज अंडर रूट ऑफ आई अपॉन ए। आई कितना आपका आई वाई वाई कितना है? 47326.51 इंटू 10 की घात 4। एरिया कितना था? 20760। अब आपको समझ में आ गया ना, यहां पर मैं टोटल एरिया लूंगा। ठीक है, तो 20760। ठीक है, देख लेते हैं। तो 47326.5 ठीक है 47326.51 डिवाइडेड बाय 20760 अंडर रूट मारो, इसका मल्टीप्लाई करो 100 से। 150.98 हमारी आ रही है 150.98 mm। हमारी रेडियस ऑफ डायरेक्शन आ रही है 150.98 mm। इधर आ जाओ, हमारी आर वाई वाई आ रही है, हमारी आर वाई वाई आ रही है 150.98 mm। जरा मैं देख लूं बुक में क्या लेकर रखा है इसने, शाने ने आई वाई वाई एक्स इसका आर जेड जेड मिनिमम रेडियस और ठीक है, इसका अलग आ रहा है। ठीक है, हमारा अलग। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर अब आप ध्यान से देखो तो दोनों में मिनिमम रेडियस ऑफ डायरेक्शन कितनी दिख रही है आपको? अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि दोनों में से, पहले तो आप ये लिख लो एक बार, चलो मैं आपको बता देता हूं पहले, क्योंकि मुझे एक टेबल बनानी पड़ेगी इसमें। आप पहले इसको लिख लो, चलो लिख लो इसको। ठीक है, चालू करते हैं। अब आप एक चीज ध्यान से देखना, आप एक चीज ध्यान से देखना। अब देखो हमारे पास क्या क्या आ चुका है? आर जेड जेड आ चुकी है, आर वाई वाई आ चुकी है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं आपको दोनों में से मिनिमम रेडियस ऑफ डायरेक्शन क्या दिख रही है, तो आप बोलोगे सर आर वाई वाई, है ना? इसको बना देते हैं हम लोग। ठीक है, हमने सब कुछ लिख लिया। वैसे आप लोग एक काम करना है, जो हमारा सी वाई वाई था ना सेंट्रोइड चैनल सेक्शन, वो आप अपने आईएस कोड में चेक करना, क्योंकि मेरे पास आईएस कोड थोड़ा पुराना एडिशन है, तो आप लोग चेक करना कि 2.42 है 24.2 है ना? 2.42 है 24.2 है, क्योंकि अगर ये 2.42 निकला, अगर ये 2. आप समझ गए ना, ये जो चैनल सेक्शन होता है, आपको एक बहुत बड़ा चीज बताता हूं, यहां से लेके आने की डिस्टेंस मैंने आपको बताई 24.2 अकॉर्डिंग टू बुक एंड अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। ये लिखी हुई मेरे पास 2.42 अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। तो आप एक चीज चेक करना, आप आईएस कोड देखना और आईएस कोड में आईएसएमसी खोलना, आईएसएमसी में आप ये जरूर चेक करना, क्योंकि अगर ये 2.42 ही निकला तो जो आपकी फेमस आईईएस की बुक है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन फिर गलत सॉल्व होकर रखा हुआ है, क्योंकि उसने भी 24.2 ही लेकर रखी हुई है। ये क्वेश्चन मुझे आईएएस की बुक में मिल गया है ना, है इसमें कोई क्वेश्चन है,
ठीक है। अगर आप आईईएस की बुक, आपका फर्ज क्या है, आप आईएएस 808 निकालोगे, आप आईएएस 808 निकालोगे और उस 808 में आप आईएएस एमसी खोलोगे। आईएएस एमसी में सबसे नीचे वाला चल जाना 400, उस 400 में देखना एक रो बनी हुई होगी जिसमें डेप्थ वेप्थ वेप्थ और एक सीवाई का ऑप्शन होगा। उस सीवाई में देखना ये 2.42 है या 24.2 है, क्योंकि अगर ये 2.42 निकला, क्योंकि मेरे पास जो आईएएस कोड है उसमें 2.42 है, वो भी इन एमएम, सेंटीमीटर में नहीं, इन एमएम ही है, तो फिर आपका आईएएस की बुक में भी रेक्टिफिकेशन हो गई, क्वेश्चन गलत सॉल्व होकर रखा हुआ है। आपको पता है मैं चाहता हूं तो मैं भी 24.2 लिख देता, बट मैं नहीं लिख सकता ना, क्योंकि मेरे पास जो आईएएस कोड है ना उसमें ये 2.42 लेके रखा है, और मैं रेक्टिफिकेशन कभी नहीं करता। मैं बुक्स के अगेंस्ट में जाने में बिलीव रखता हूं। अगर मुझे जहां पर पता है ना कि मैं परफेक्टली करेक्ट हूं तो मैं वहां पे बुक्स के अगेंस्ट चल जाता हूं। और यहां पर भी चाहे कोर्स बुक हो, चाहे आईएएस को फेमस बुक समझ रहे हो ना, आईएएस की कौन सी बुक जो आप फॉलो करते हो जो मिलती है, उसमें भी ये क्वेश्चन गलत तरीके से सॉल्व कर लेगा, क्योंकि उसमें भी 24.2 लिखा है। बट हाँ, मैं अपनी गलती मान लूंगा, अगर मेरा आईएएस कोड ओल्ड वर्जन का है तो उसमें 2.42, तो आईएएस कोड में गलती थी। तो आप देख लेना, आप इतना काम करना, आज देखना कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि फिर मैं आपको बताता हूं ना कि बुक्स के अगेंस्ट में कैसे जाता है। देखो मैं किसी बुक्स के अगेंस्ट में नहीं आना चाहता हूँ, बट अगर आप ध्यान से देखो ना तो अपने पहले दिन से बहुत सारी गलतियां निकाल दी। क्यों यार, सारे क्वेश्चंस करेंगे तो गलतियां तो निकलेगी ना। वो क्वेश्चन भी तो इंसान ने सॉल्व करे होंगे, अरे वो बुक्स में जो क्वेश्चन है वो तो इंसान ने सॉल्व करे होंगे, तो इंसान से गलती नहीं हो सकती है, हो सकती है ना, तो वो भी होगी। ठीक है, देख लेना। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, ये सारी रामायण खत्म। मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि जब आप अपने कॉन्सेप्ट पे स्ट्रांग खड़े होते हो ना तो फिर आप बुक से भी ऊपर निकल जाते हो। फिर बुक भी कोई बड़ी चीज नहीं होती है, चाहे वो किसी की भी बुक हो, चाहे वो बड़े से बड़े राइटर की बुक है। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट पे स्ट्रांग खड़े हो तो आप बुक से भी कहीं ज्यादा ऊपर निकल सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है जी, स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड करते हैं, व्हिच इज इक्वल्स टू इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। दोनों में से मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन आ रही है 150.98, दोनों में से रेडियस ऑफ जायरेशन मिनिमम आ रही है 150.98। इफेक्टिव लेंथ कितनी थी हमारे पास, 5.5 मीटर। रेडियस ऑफ जायरेशन कितने में, एमएम में, तो देखो एल इफेक्टिव है मीटर में, तो 5.5 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको एमएम में कन्वर्ट कर दिया। और आर मिनिमम कितनी है आपकी 150.98। ध्यान से देखना 150.98 हम डिवाइड कर देते हैं, 5500 को हम डिवाइड कर देते हैं 150.98 से, जो कि आ रहा है मेरे पास 36.42। मेरे पास जो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 36.42। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, स्लेंडरनेस रेशियो की यूनिट क्या होती है? स्लेंडरनेस रेशियो यूनिट लेस होता है, देख रहे हो ना, ऊपर लेंथ भी मीटर में होगी या रेडियस ऑफ जायरेशन मीटर में होगी, तो ऊपर वाले मीटर से नीचे वाला मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो पूछा जा सकता है कि स्लेंडरनेस रेशियो की यूनिट क्या होती है, तो आप बोलोगे स्लेंडरनेस रेशियो इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है जी, इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम क्या करते थे, स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड करने के बाद हम फाइंड करते थे फाई। हम क्या फाइंड करते थे, फाई। अब ध्यान से देखना, स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड करने के बाद हम डिजाइन स्ट्रेस फाइंड करते थे, जिसमें एक टर्म आती है फाई की, एक टर्म आती है लैम्डा की, एक टर्म आती है इम्परफेक्शन फैक्टर की। और हम सबसे पहले क्या करते थे, हम ये पहचान देते कि इम्परफेक्शन फैक्टर ए कैटेगरी में आता है, बी कैटेगरी में आता है, सी कैटेगरी में आता है या डी कैटेगरी में आता है। हम इम्परफेक्शन फैक्टर के लिए सबसे पहले क्या करते थे, हम पहचानते थे इम्परफेक्शन फैक्टर के लिए कि वो ए में आता है, बी में आता है, सी में आता है, डी में आता है। तो इसके पहले वाले केस में मैंने आपको एबीसीडी सब कुछ बताया है। इसके पहले वाले केस में मैंने आपको एबीसीडी सब कुछ बताया हुआ है कि भैया ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है ना। वो किसका क्वेश्चन था, ओनली फॉर आई सेक्शन। मैंने आपको अभी जो भी बताया था वो ओनली था फॉर आई सेक्शन। उस आई सेक्शन में मैंने आपको थिकनेस से कंपेयर करके या सबसे कंपेयर करके मैंने आपको एबीसीडी कैटेगरी बताई दी। ठीक है, अब याद रखना ये मेनली सेक्शन कौन सा है, इसमें आई सेक्शन क्या है सर, मेनली ये चैनल सेक्शन है। चैनल सेक्शन को एक प्लेट से जोड़ा गया है, तो मेनली ये सेक्शन कौन सा हुआ, मेनली ये सेक्शन हुआ, मेनली ये सेक्शन कौन सा हुआ, चैनल सेक्शन। और चैनल सेक्शन में आपको ए बी सी डी कैटेगरी पहचानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि चैनल सेक्शन ऑलवेज लाई इन सी कैटेगरी। चैनल सेक्शन ऑलवेज आपका सी कैटेगरी में आता है। आपको बिल्कुल भी ये पहचानने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी ये पहचानने की जरूरत नहीं है
कि ये ए में है, बी में है, सी में है, डी में, वो हम स्पेशली फॉर क्या करते हैं, आई सेक्शन। बट चैनल सेक्शन कोई भी हो वो ऑलवेज किस में लाया करता है, सी कैटेगरी में। ठीक है, तो सी कैटेगरी में करके हम सी कैटेगरी में करके आपका 5i ये लैम्डा स्लेंडरनेस रेशियो, नॉन इफेक्टिव या नॉन डायमेंशनल स्लेंडरनेस रेशियो हम सब कैलकुलेट कर लेते हैं। बट अब हम इस प्रोसेस को नहीं अपनाएंगे क्योंकि ये प्रोसेस हो जाता है थोड़ा सा बड़ा। अब क्या होता है कि जैसे ही आपने स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड कर लिया, जैसे ही आपने स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड कर लिया, तो ध्यान से देखना, स्लेंडरनेस रेशियो की एक टेबल गिवन होती है जो कि आपको क्वेश्चन में मिलेगी। आपको क्वेश्चन में दो चीजें मिलेंगी, एक तो ये आईएस कोड की वैल्यू जो मैंने आपको बताई IS 808 की, और दूसरी आपको मिलेगी टेबल। इस टेबल में क्या होता है, इस टेबल में स्लेंडरनेस रेशियो के साथ FCD की वैल्यू गिवन होती है। इस टेबल में स्लेंडरनेस रेशियो के साथ FCD की वैल्यू गिवन होती है। ये आपको आईएस कोड में मिल जाएगी। आप समझो मेरी बात को, मैं आपको क्या समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड कर लेते थे, फिर हम 5 फाइंड करते थे, लैम्डा फाइंड करते थे, लैम्डा तो हमने चलो फाइंड कर लिया, और अल्फा इम्परफेक्शन फैक्टर फाइंड करता है। इम्परफेक्शन फैक्टर मैंने यहां पर भी फाइंड करा है। यहां पर मैंने ये देखा है कि चैनल सेक्शन आपकी कौन सी कैटेगरी में आया, सी कैटेगरी में, और फिर हम सी कैटेगरी का जो 0.4 वाला आपका इम्परफेक्शन फैक्टर था वो मैं यूज कर सकता था। बट ये सारी चीजें कैंसिल हो गई, तो मुझे यहां पर अल्फा की वैल्यू लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं ओनली क्या करूंगा, मैं आपको एक टेबल बना के दिखा रहा हूं जो आईएस कोड में बनी हुई होती है, और ये आपको अपने क्वेश्चन के साथ बनी मिलेगी, जिसमें स्लेंडरनेस रेशियो के साथ एफसीडी की वैल्यू गिवन होती है। अब ध्यान से देखना, देखो मैं वो टेबल बना के दिखाता हूं आपको, और उस टेबल में भी 4 कैटेगरी होती है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन किसका था, चैनल सेक्शन का, एंड चैनल सेक्शन ऑलवेज किस में लाया करता है, सी कैटेगरी में। अब उस टेबल में लैम्डा स्लेंडरनेस रेशियो होगा, चलो मैं पहले बना के दिखाता हूं आपको, क्योंकि वो मुझे याद नहीं, वो मुझे बनानी पड़ेगी, देखते। ठीक है, टेबल मैंने आपके सामने बना दी है। अब देखो ये टेबल है, मैंने आपसे क्या बताया कि आपको एक टेबल मिलेगी, आईएस कोड में बनी हुई होती है, इसको हम स्ट्रेस रिडक्शन टेबल भी बोलते हैं। देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले स्लेंडरनेस रेशियो लिखा हुआ होता है, और एक चीज और ध्यान रखना, जो आपकी फेमस आईईएस की बुक है ना भैया, उसमें इस जगह गलत लिखा हुआ है। यहां पर स्लेंडरनेस रेशियो की जगह लिखा हुआ है सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर यहां पर नहीं आएगा, ये स्लेंडरनेस रेशियो लिखा हुआ है यहां पर। आप समझ रहे हो, आप ये टेबल देखोगे ना, तो सीरियल, अगर मान लो मैं इस जगह स्लेंडरनेस रेशियो लिख के सीरियल नंबर लिख दूं, तो आप बोलोगे कि यार कुछ होगा, है ना। तो आप उस सीरियल नंबर को काट के सबसे पहले कर दोगे स्लेंडरनेस रेशियो। उस बुक में वो गलत ड्रॉ हो गया, आप खोल के देखो उसको, यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है, वहां पर आप लिखोगे स्लेंडरनेस रेशियो। तो क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू है, स्लेंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू है वो गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब इसमें यहां पर दो चीजें और लिखी हुई होती है, क्या क्या, स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर, स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर। अब इस न्यूमेरिकल में मेरा स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर कहीं भी काम में नहीं आ रहा, तो मैं इसको नहीं लिख रहा। अब देखो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। सबसे पहली बात, ये मैंने सब एम्प्टी छोड़ा हुआ है क्योंकि ये मेरे काम में नहीं है। पता है क्यों छोड़ा हुआ है एम्प्टी मैंने, वो मैंने इसलिए एम्प्टी छोड़ा हुआ है, मेरा स्लेंडरनेस रेशियो कितना आ रहा है, 36.42। मेरा स्लेंडरनेस रेशियो यहां पर कितना आ रहा है, 36.42। तो 36.42 जो है वो 30 और 40 के बीच में पड़ता है। 36.42 जो है, 36.42 जो 36.42 जो है वो 30 और 40 के बीच में पड़ता है ना भैया। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। यार मुझे तो याद है, मेरे को याद कैसे, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 है ना। 51 में 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। अरे यार मुझे तो याद है। 70 की ट्राई करता हूँ, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, ये नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, टाइम पास करो, ठीक है। तो कर्व सी, देखो पहली बात तो चैनल सेक्शन है, चैनल सेक्शन में हम कर्व सी की बात करते हैं, तो ये हमारा खत्म, तो इनसे मुझे मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर आई सेक्शन होता तो मेरे को इसकी भी जरूरत पड़ती, इसकी भी जरूरत पड़ती, इसकी भी जरूरत पड़ती और इसकी भी जरूरत पड़ती। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा, टेंशन मत लेना, आपके सर आपके साथ हैं,
कि सर आप इससे पीछे, मैं आपका पीछा नहीं छुड़ाऊंगा। अगर मैंने इस जगह आपसे पीछा छुड़ा लिया तो आप कंप्रेशन मेंबर के न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। और ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं स्टील के जिस कारण स्टील स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता है। यही वो क्वेश्चन है स्टील के जब बच्चा बोल देता है मुझे स्टील स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा और हम इस क्वेश्चन के पीछे पड़ गए हैं। तो सिंपल सी बात है, आप अपनी स्टडी में भी ये बात आगे याद रखना कि अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसके पीछे पड़ जाओ। थोड़ा सा टाइम लगता है बट वो लाइफ टाइम समझ में आती है। मैं आपको गारंटेड बोलता हूँ ये क्वेश्चन आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। इस सर ने, हमारे प्रिय सर ने हमको कैसे सॉल्व कराया था, कितने मेहनत करके। 2 घंटे होने वाले हैं मुझे क्वेश्चन में, पर 2 घंटे में एक मेरे को तसल्ली है कि 2 घंटे में मैंने आपको वो बताया है जो आप एक क्वेश्चन में 2 घंटे कोई देगा आपको नहीं देगा। जिसमें से अगर ये टेबल में आपके सामने बनाऊं तो 10 मिनट और लग जाएंगे। समझ मेरी बात? तो थैंक यू बोलना मुझको कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन सर आप करवाते हो तो हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम IES का कन्वेंशनल भी निकाल सकते हैं। SSCI कन्वेंशनल तो बहुत छोटी चीज है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। मैंने वही बोला ना, मैं कभी टाइम वाइम नहीं देखता हूँ यार कि भैया मुझे टाइम, अभी तो आप देखो 30-35 घंटे आपको और लगेंगे, आपका स्टील स्ट्रक्चर 90 घंटे का जाएगा मुझे लग रहा है। और मैं यार पीछे नहीं हटूंगा। अब कितना टाइम लगे मैं लगाऊंगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट को स्टील स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको 90 घंटे क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने ही तो बोला है स्टील स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, तो मैं स्टील स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चन ले रहा हूं। अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूं कि अगर आप सोचोगे नहीं सर अब 10-15 घंटों में स्टील कंप्लीट करा दो, तो अब मैं स्टील में कंप्लीट नहीं कर सकता हूं। अब 90 हो, 100 हो, 110 हो या 120 हो, क्योंकि 10 बार मेहनत करने से अच्छा है एक बार अच्छे से मेहनत कर लो। जैसे मैं स्टील स्ट्रक्चर्स में कर रहा हूं, वैसे तो मैं अपने FM में भी करी है, सोम में भी करी है, हर एक में करता हूं मैं। तो आपको भी अपना सिस्टम फॉलो करना है कि 10 बार मेहनत करने से अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक फॉर्मूला बेकार है, आप उसको एक बार याद कर लेते हो और वो ढंग से याद नहीं हो रहा है, तो उस फॉर्मूले को 10 बार याद कर लो ताकि उसका आगे आपको याद रहे। ज्ञान की बातें सारी होगी। तो ठीक है, तो चैनल सेक्शन था। चैनल सेक्शन में ये कौन सा कर्व होता है? कर्व C होता है। और कर्व C में हमें स्लेंडरनेस रेशियो हमारा कितना था? 36.42। तो 36.42 340 के बीच में आता है। और ये देखो FCD की वैल्यू उसमें लिखी हुई है, तो ध्यान से देखो। अरे मैं एक काम करता हूं, 36 देखो, जब भी कोई इस तरीके से कर्व आपको मिल जाता है तो हम यूज करते हैं इंटरपोलेशन। क्या बोलते हैं? इंटरपोलेशन। बट मैं इंटरपोलेशन आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूं, मैं आपको इंटरपोलेशन मतलब समझ रहा हूं, मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल में करा दूंगा। अगर ये वैल्यू 31 या 32 होती तो मैं आपको इंटरपोलेशन सॉल्व करा देता। बट ये कहीं ना कहीं 36 से 36 मतलब 35 के आसपास है। तो 340 का आधा, 340 का आधा क्या होता है? 340 का आधा क्या होता है? 35। तो 35 के नियर बाई तो है थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों का एवरेज ले लो। हम इसको कहने का मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू 31 आती या 39 आती तो फिर मैं आपको इंटरपोलेशन सॉल्व करवाता, है ना। बट अभी ये 35 के आसपास आ रही तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का एवरेज क्या होता है? 35। स्लेंडरनेस रेशियो कितना? 36। कोई बात नहीं, तो इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। तो 211 मतलब एक आसपास वैल्यू आ जाती है, एग्जैक्ट नहीं आती है। 192 डिवाइडेड बाय 2 आपका डिजाइन स्ट्रेस आ रहा है, इन दोनों का एवरेज आ रहा है 204.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है भैया। अब आप ध्यान से देखना, तो ये मेरा इस स्लेंडरनेस रेशियो पे डिजाइन स्ट्रेस बन चुका है 204। और अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं, इसने इंटरपोलेशन सॉल्व करा होगा तो इसका डिजाइन स्ट्रेस कितना आ रहा है? इसका डिजाइन स्ट्रेस है आपके पास यही आ रहा है, यही आ रहा है बस 204.7 है। आप समझ लो, इसने इंटरपोलेशन सॉल्व करा होगा तो इसका 204.7 आ रहा है। मैंने ओनली दोनों का एवरेज ले लिया था। आप समझ रहे हो ना कि देखो स्लेंडरनेस रेशियो, ये टेबल आपको मिल जाएगी। स्लेंडरनेस रेशियो क्या है? 36.42। तो 340 के बीच में तो आएगा 36.42। तो अब मैंने क्या करा कि इन दोनों का एवरेज ले लूंगा 340, 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2 करो। स्लेंडरनेस रेशियो है ना 30 + 40 70, 70 का आधा 35 के नियर लिए, तो हमने इन दोनों का भी क्या कर लिया? एवरेज ले लिया। 211 + 190 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो एवरेज, और देखो वैल्यू किसकी? डिजाइन स्ट्रेस की तो वैल्यू दोस्तों। अब आपके पास डिजाइन स्ट्रेस की वैल्यू आ चुकी है। और अब फाइनली मैं सॉल्व कर रहा हूं जो क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना था, लोड, डिजाइन लोड कैलकुलेट करना था ना। तो डिजाइन लोड आपके पास क्या होता है? FCD मल्टीप्लाई बाय सेक्शनल एरिया। तो FCD आपके पास आ चुका है 204 न्यूटन 0.5 और सेक्शनल एरिया मेरे पास है 20760। तो आपका जो भी आंसर आएगा न्यूटन में आएगा। तो 204.5 मल्टीप्लाई बाय 20760 इज इक्वल्स टू 4245420। ये न्यूटन्स में, तो 1 2 3, तो 4245.4 किलो न्यूटन। चेक कर लेते हैं, यही आ रहा है आपका क्वेश्चन खत्म। तो जैसे कि आपने चीज देखा, समझ गए होंगे ना? ठीक है, तो
तो ये न्यूमेरिकल हमारा खत्म होता है। अभी मैं आपको देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कंप्रेशन मेंबर में हमारे क्लास टॉपिक बच रहा है लेसिंग्स। क्या बच रहा है? लेसिंग्स। बट लेसिंग्स पे मैं डायरेक्ट भी आ सकता हूं। अगर लेसिंग्स पर मैं डायरेक्ट आ गया ना, तो आप मेरे को दिल से बता दो, आप बोल दो, आप मेरे को बस मैसेज करो कि सर ऐसे क्वेश्चन कराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हम खुद समझ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में मुझे 2 घंटे लगाने नहीं पड़ेंगे। 2 घंटे लगने वाले, आप सोचो एक न्यूमेरिकल में 2 घंटे समझाने के लिए, जो कि लिटरली मैटर करता है ना। आप मुझे बोल दो सर ऐसे क्वेश्चन आप मां कराओ, तो मैं नहीं कराऊंगा। मेरे दिल को लगता है कि ऐसे न्यूमेरिकल्स मुझे आपको कराने चाहिए, क्योंकि कन्वेंशनल स्टील स्ट्रक्चर्स आप करके नहीं आ पाओगे अगर आपको मैंने नहीं कराया तो। और मैं आपको सच बता रहा हूं, आपके नोट्स बहुत अच्छे बनेंगे। एक बार नोट्स बना के आप उनको पढ़ो, आपके लेक्चर्स बहुत अच्छे बनेंगे। तो चलो समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद करेंगे दूसरा न्यूमेरिकल। अभी लेसिंग से पहले मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल और करा सकता हूं। टाटा।